बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी का जो प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर आया हुआ है 21 अक्टूबर 2021 को जो इनका एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। तो इस क्वेश्चन पेपर को हम विद सॉल्यूशन के साथ में देखेंगे। तो पहले मैं जो है वो इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन आपको करवाऊँगा, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट का। और उसके बाद आपका मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन वीडियो भी आ जाएगा, ठीक है। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है, तो दोनों ही मीडियम के छात्र इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो बच्चों क्वेश्चन पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन पेपर का बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ पेजेस है 23, ठीक है, और टाइमिंग है आपकी 90 मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स वेटेज है 35 मार्क्स। और उसके बाद जो सामान्य निर्देश होते हैं ये आपको ज़रूर पढ़ने चाहिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कितने कितने मार्क्स के कितने कितने प्रश्न हैं और किस सेक्शन में आपको कितने प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहला है कि इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, आ, बा और सा। खंड आ में 24 प्रश्न है जिसमें से आपको 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खंड बा में 24 प्रश्न है जिसमें से आपको 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और खंड सा इसमें 12 प्रश्न है जिसमें से आपको 10 के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो ओवरऑल 60 प्रश्न हैं और आपको 50 के उत्तर देने हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा सेक्शन ए जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, सेक्शन ए में क्या है कि इस खंड में 24 प्रश्न हैं और किन्हीं 20 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, कौन से वर्ष में भारत की प्रथम संपूर्ण जो जनगणना थी वो संपन्न हुई थी। यानी कि यहाँ पे ये पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा वर्ष है जिसमें भारत की जो संपूर्ण प्रथम जनगणना थी वो हुई थी, जो कि संपन्न थी, ठीक है। तो देखिए इसकी शुरुआत तो 1872 में हो चुकी थी, लेकिन ये सफल जो हुई थी वो हुई थी 1881 में। तो इसका सही आंसर है 1881। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, डैश विचारधारा के निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है, ठीक है। व्यवहारवादी, कल्याणपरक, अमूलवादी या फिर संभववाद। तो इसका सही आंसर है अमूलवादी विचारधारा के निधनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। ऑप्शन थर्ड आपका सही है, ठीक है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन नगर का उदाहरण है। इनमें से कौन सा प्राचीन नगर है, ठीक है, हमें ये बताना है। आपके ऑप्शन है वाराणसी, दिल्ली, आगरा या फिर जयपुर। तो इसका सही आंसर है वाराणसी। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जल संसाधन का सर्वाधिक उपयोग किस सेक्टर में किया जाता है। तो इसका तो आंसर आई होप आप सभी को पता होगा। इसका सही आंसर क्या है, सिंचाई के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारत में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन से दशकों को जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट 1901 से 21, ऑप्शन सेकंड 1901 से 1911, ऑप्शन थर्ड 1901 से 1951 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्थिर वृद्धि की जो अवधि है वो 1901 से 1921 है। ऑप्शन फर्स्ट सही है, ठीक है बच्चों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास सूचकांक जो है वो किस वर्ष पारित किया गया। 1990, 1985, 1955 या फिर 1980। तो मानव विकास सूचकांक जो है वो 1990 में निर्मित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि यूरोपीय लोगों के द्वारा शुरू की गई थी। तो इसका भी बहुत ही सिंपल सा आंसर है, रोपड़ कृषि की शुरुआत यूरोपीय लोगों के द्वारा की गई थी, ठीक है। क्योंकि ये जो यूरोपीय लोग हुआ करते थे ये चाय बहुत पीते थे, तो इसलिए इन्होंने चाय और जो कॉफ़ी होती थी उसके मतलब उसकी रोपड़ कृषि जो थी वो शुरू की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने देश सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को, देखिए ध्यान से पढ़िए, किस देश ने
देश सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या फिर भूटान? तो इसका सही आंसर है भूटान के द्वारा यह कार्य किया गया था। तो ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस दक्षिण राज्य में भौम जल का जो उपयोग है वो अधिक होता है? आपके ऑप्शन है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। तो बेसिकली 3 से 4 राज्य हैं जिनमें से इन ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। ठीक है, ऑप्शन जो थर्ड है सी, ये आपका सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कुनैन, ध्यान से पढ़िए, कुनैन के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ठीक है, छाल, पत्तियां, रेशे या फिर दृढ़ फल? तो कुनैन के लिए छाल का उपयोग किया जाता है। किसका? छाल का। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, भारत में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा जो नगरीय संकुल है ये कौन सा है? ठीक है, नगरीय संकुल कौन सा है सबसे बड़ा भारत का? दिल्ली, बृहत मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई? तो इसका सही आंसर है बृहत मुंबई को भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल कहा जाता है। ऑप्शन सेकंड आपका सही है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किन आधारों पर की जाती है? जन्म के स्थान के आधार पर, निवास के स्थान के आधार पे, दोनों के स्थान के आधार पे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत की जनगणना में प्रवास की गणना जो है वो जन्म और निवास स्थान दोनों के आधार पर की जाती है, यानी कि ऑप्शन थर्ड ए और बी दोनों ये आपका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 13, 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को क्या कहा जाता है? प्रथम वर्ग का नगर, द्वितीय वर्ग का नगर, तृतीय वर्ग का नगर या फिर चतुर्थ वर्ग का नगर? तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही है आपका। अगला देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? स्मार्ट सिटी जो मिशन था इसका इनमें से कौन सा उद्देश्य था? आधारभूत सुविधा प्रदान करना, सही है। साफ तथा सतत पर्यावरण को बनाना, सही है। शहरों को बढ़ावा देना, सही है। उपयुक्त सभी। तो स्मार्ट सिटी मिशन के जो उद्देश्य हैं वो उपरोक्त सभी हैं, यानी कि ऑप्शन जो है फोर्थ आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? नीले कॉलर श्रमिक, सफ़ेद कॉलर श्रमिक, लाल कॉलर श्रमिक या फिर ग्रे कलर श्रमिक? ठीक है, तो ये जो कार्य करते हैं प्राथमिक कार्यकलाप करने वाले लोगों को लाल कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव को सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है? आयोपागम, कल्याणोपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम या फिर क्षमता उपागम? तो इसका सही आंसर है आयोपागम, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, निम्नलिखित भारत में निम्न में से किस नदी बेसिन में सबसे अधिक पुनः पूर्तियोग्य भौम जल संसाधन है? ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंगा और रावी? तो आपकी जो किताब है उसमें एक तालिका दी गई है। ठीक है, उस तालिका के अनुसार जो इसका सही आंसर बनता है वो है गंगा। ठीक है, इसका सही आंसर बनता है गंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खट्टे फलों की आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण है? रोपण कृषि, उद्यान कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि या फिर मिश्रित कृषि? तो अब देखिए, जो भूमध्य सागरीय कृषि होती है ये बेसिकली खट्टे फलों की, जैसे कि अंगूर, ठीक है, मतलब कि जो मदिरा वगैरह बनाने के लिए उपयोग किया जाता है उनके लिए भूमध्य सागरीय कृषि होती है। तो खट्टे फल वगैरह जो होते हैं वो भूमध्य सागरीय कृषि में ही किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्वतंत्रता के पश्चात विकसित नहीं हुआ था? ठीक है, आपके ऑप्शन है दिसपुर, भुवनेश्वर, गांधीनगर
या फिर आगरा। तो इसका जो आंसर है जो स्वतंत्रता के पश्चात विकसित नहीं हुआ वो था आगरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किसने रुको और जाओ यानी कि निश्चयवाद की जो संकल्पना थी ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ग्रिफिथ टेलर, ब्लाश, हार्टिंगटन या फिर रिटर। तो रुको और जाओ यानी कि निश्चयवाद की जो संकल्पना थी वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रामीण बस्तियां ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करती हैं? ठीक है, मतलब इनमें से ऐसी कौन सी ग्रामीण बस्तियां हैं जो ज्यामितीय आकार की बस्तियां प्रस्तुत करती हैं? गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली या फिर परिक्षेप्त। तो ज्यामितीय आकार की जो बस्तियां प्रस्तुत करती हैं वो है गुच्छित बस्तियां। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस राज्य में वर्षा जल संग्रहण ढांचे को कुंड अथवा टांका के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका कौन सा होगा? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर असम। तो इसका सही आंसर है राजस्थान। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, पर्यावरण से अनुकूल व समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न पारिस्थितिकीय रूप से डैश में मानव के उदय के साथ आरंभ हुआ है। तो ये किसकी ओर संकेत करता है? पारिस्थितिकीय निकेत, संभावनाएं, अंधाधुंध रफ्तार या फिर आधुनिकतावाद। तो जहाँ पे ये डैश दिया हुआ है यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, पारिस्थितिकीय निकेत। ठीक है बच्चों। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास को प्रभावित करने वाला अपकर्षक कारक है? यानी कि अपकर्षक का यहाँ पे मतलब हो गया जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो सूखा, बेरोजगारी और गरीबी ये सभी तो क्या हो गए कि वहाँ से इसको भगाने वाले। ठीक है, अपकर्षक क्या हो जाएगा? शिक्षा के लिए बेहतर अवसर। ठीक है, अभी तक का जो सेक्शन ए है, आई होप कि आपको जो सभी प्रश्न थे इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, आपकी किताब से ढूंढ के मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मुझे भी पता है किस तरह से कौन सा आंसर बनेगा। और जो आंसर मुझे लगता है कि ये मेरे नज़रिए से भी अगर थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है तो वो मैं आपको बता दूंगा। आगे अभी एक आएगा क्वेश्चन नंबर 34, उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 प्रश्न हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये 5 प्रश्न हैं मैप के। अब आप इस मैप को एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करके देख लीजिए और उसी आधार पे आगे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत अनाज कृषि का निम्न में से कौन सा क्षेत्र है? प्रेयरीज, कैंटाबरी, वेल्स या फिर स्टेपीज। तो इसका सही आंसर है वेल्स। ठीक है, जो कि यहाँ पर अंकित किया गया है ये वाला एरिया। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26, ये वाला एरिया। क्वेश्चन नंबर 26 में है, चलवासी पशुचरण यूरेशिया का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? टुंड्रा, टैंगा, सवाना या फिर सोवियत रूस। तो इसका सही आंसर है टुंड्रा प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखिए ये वाला है। ठीक है, ये क्या पूछता है कि निम्न में से कौन सा निर्वहन संग्रहण का क्षेत्र है? इनके में से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो निर्वहन संग्रहण का क्षेत्र है? ठीक है, तस्मानिया, उत्तरी कनाडा, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका या फिर उत्तरी पश्चिमी यूरोप। तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, ये वाला यहाँ पे है। इससे संबंधित क्या प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जर्मनी, इटली, नॉर्वे या फिर फ्रांस। तो इसका भी सही आंसर है फ्रांस। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 है, ये है ब्राज़ील। और क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। ठीक है, तो मैप बेस्ड ये 5 प्रश्न थे। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये जो प्रश्न है बच्चों, ये मैप के जो 5 प्रश्न थे ये अलग अलग चैप्टर से
नहीं बल्कि मतलब एक चैप्टर से 3 प्रश्न और एक चैप्टर से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि 30 से 48 में से यानी कि आपके 18 प्रश्न होंगे, 18 में से आपको 15 प्रश्न के उत्तर देने हैं। अब देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ पे क्या है कि निम्न कथनों को पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, लोग समतल मैदानों और मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण और उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। तो ये 2 कथन हमको दे दिए। ऑप्शन है केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही है, दोनों कथन गलत हैं, दोनों कथन सही हैं और कथन 2 कथन एक ही व्याख्या भी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कथन दोनों सही हैं और कथन 2 जो है वो कथन एक की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वो डी है, यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर था 31। अब यहाँ पे क्या है, कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान करना है। ठीक है, कॉलम 1 है मानव विकास का स्तर और कॉलम 2 है मानव विकास सूचकांक का स्कोर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये दोनों दिए हुए हैं कॉलम। अब इसमें से हमें सही का चयन करना है। तो सबसे पहला है अति उच्च। अति उच्च जो है वो आता है डी, मतलब नंबर 4 से। सेकंड है उच्च, तो ये जाएगा आपका 2 से ही। ठीक है, एक सेकंड, जो दूसरा वाला है ये जाएगा आपका तीसरे नंबर पे। और फिर है तीसरा मध्यम, मध्यम जाएगा आपका सेकंड से और निम्न हो जाएगा फर्स्ट से। ठीक है, तो इसमें ये तो हो गया इसका मिलान। अब इसका जो सही विकल्प है हमें उसका चयन करना है। तो इसका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का है आपका 4th, सेकंड का है आपका 3rd, थर्ड का है आपका 2nd और 4th का है आपका 1st ऑप्शन। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप सभी। तो आई होप अभी तक के जो 31 प्रश्न मैंने आपको समझाए हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। सस्यावर्तन एवं अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपयुक्त कथन निम्न में से कौन सी कृषि की विशेषता को व्यक्त करता है? ठीक है, आपके ऑप्शन है भूमध्य सागरीय कृषि, मिश्रित कृषि, रोपड़ कृषि या फिर डेयरी कृषि। तो इसका सही आंसर है मिश्रित कृषि। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, अर्धगुच्छित बस्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? पहला, किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम है। दूसरा, ऐसा प्रारूप किसी बड़े सहत गांव के संप्रथकन अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप हो सकता है। सी है, सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों के रूप प्रारूप दिखाई देते हैं। डी है, गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भाग में व्यापक रूप से ये पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके 4 कथन। अब इसमें से जो गलत है वो हमें बताना है। तो गलत है ऑप्शन 3, सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों के प्रारूप इसके दिखाई देते हैं, ये गलत है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है। ये प्रश्न बच्चों बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रश्न है। ठीक है, एक तरह से डिफ़िकल्ट भी है और आसान भी है। प्रश्न क्या है कि कौन सा ग्रामीण नगरीय प्रवास का प्रभाव नहीं है? ठीक है, इनमें से मैं बताना है कौन सा प्रभाव नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है, नगरों में पुरुषों की संख्या का अधिक होना, नगरों में युवाओं की संख्या का अधिक होना, नगरों में स्त्रियों की संख्या का अधिक होना, और डी है नगरों में रोजगार के अवसर का होना। तो इस प्रश्न का बच्चों आप सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जिसका भी लगेगा मुझे इसका सही आंसर है तो वो आंसर मैं पिन कर दूंगा, आपको आंसर उसका पता चल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि का विकास सोवियत संघ के समूहों के द्वारा किया गया? कोल खोज, अंगूर उत्पादन, मिश्रित कृषि, पुष्प उत्पादन। ठीक है,
तो कौन सी कृषि थी जिसका विकास सोवियत संघ के द्वारा किया गया? उस कृषि का नाम है कोल खोज। क्या नाम है? कोल खोज। अगला क्वेश्चन नंबर 36, कॉलम ए और कॉलम बी का उचित मिलान हमको सही करना है। कॉलम ए में नगर है, कॉलम बी में उनकी जो डेफिनेशन है उनके बारे में है। ठीक है, तो पहला है नगर। नगर किसे कहते हैं? नगर कहते हैं 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर होते हैं उनको नगर कहते हैं। फिर है दूसरा क्या है? महानगर। महानगर किन्हें कहते हैं? बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर। ठीक है, और सी है मेगा सिटी। सी क्या है? मेगा सिटी। अब मेगा सिटी जो है, एक सेकेंड बच्चों, जो महानगर है इसे कहते हैं 10 लाख से 50 लाख के जनसंख्या वाले नगर को महानगर कहते हैं। ठीक है, और जो मेगा सिटी है ये 50 लाख से 50 लाख की जनसंख्या, मतलब 50 लाख या उससे अधिक के जो जनसंख्या वाले नगर होते हैं उन्हें कहते हैं मेगा सिटी। और नगरीय संकुल जो होते हैं वो कहलाते हैं बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर। ठीक है, तो अब ये तो हो गया इसका मिलान। अब इसमें से जो सही विकल्प है हमें उसका चयन करना है। तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर डी। किस तरह से? ए का जो होगा वो थर्ड हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा और डी का फोर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित उपागमों को उनके विकास के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला स्थानिक संगठन, दूसरा उत्तर आधुनिकतावाद, तीसरा क्षेत्रीय विभेदन और चौथा है मानवतावादी दृष्टिकोण। तो इनमें से जो सही विकल्प है, यानी कि जैसे एक क्रम होता है कि पहले कौन सा विकसित है फिर कौन सा विकसित है, वो क्रम क्या है हमें उसका चयन करना है। ठीक है, तो इसका जो सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे पहले आएगा क्षेत्रीय विभेदन नंबर 1 पे। ठीक है, नंबर 2 पे आएगा स्थानिक संगठन यानी कि जिसका पहले विकास हुआ है, नंबर 3 पे आएगा मानवतावादी दृष्टिकोण, नंबर 4 पे आएगा उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, इस तरह से इसका विकास हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास के आर्थिक परिणाम का सकारात्मक पहलू नहीं है? पहला, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के द्वारा भेजी गई हुंडियाँ विदेशी विनिमय का स्रोत हैं। सही है। नगरों व महानगरों में अनियंत्रित प्रवास के कारण भीड़ का बढ़ना। दूसरा, हुंडियों का प्रयोग मुख्यतः भोजन, उपचार व विवाह आदि में होना। तीसरा है जीवन स्तर में सुधार होना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो ऑप्शन बी है, नगरों व महानगरों में अनियंत्रित प्रवास के कारण भीड़ का बढ़ना, ये आर्थिक परिणाम का सकारात्मक पहलू नहीं है। हालांकि प्रवास का परिणाम तो है लेकिन आर्थिक परिणाम का सकारात्मक पहलू नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा कारक खनन कार्य को प्रभावित नहीं करता है? आर्थिक कारक जिसमें खनिज की मांग सम्मिलित है, राजनीतिक कारक जिनमें हर 5 वर्ष बाद सरकार का बदलाव है, सी है भौतिक कारक जिनमें निक्षेपों की उपस्थिति की अवस्था सम्मिलित है, डी है आर्थिक कारक जिसमें तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग सम्मिलित है। तो इनमें से जो खनन को कार्य को प्रभावित नहीं करता है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक कारक। इसमें हर वर्ष 5 वर्ष बाद सरकार का बदलाव, ये खनन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 40, पल्ली बस्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग अनेक इकाइयों में बट जाती हैं। बी है किसी विशाल गांव के खंडी भवन प्रायः सामाजिक व मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। सी है छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती हैं। डी है घरों का एक सहत अथवा संकुलित रूप से क्षेत्र में विकसित होना। तो इसका जो गलत आंसर है, यानी कि जो पल्ली बस्तियाँ होती हैं इनके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, वो है ऑप्शन नंबर डी, ये वाला कथन गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन
दोनों को समान महत्व दिया जाता है। ठीक है, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, मिश्रित कृषि या फिर रोपण कृषि। तो बहुत से बच्चे इसका आंसर डेयरी कृषि लगा के आए होंगे, क्योंकि इसमें दुग्ध उत्पादन भी होता है तो पशुपालन का ध्यान रखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है फसल उत्पादन और पशुपालन, तो इसका सही आंसर होगा मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों को ही समान महत्व दिया जाता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का जो आकार होता है वो छोटा होता है। सही है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति कृषि उत्पादन कम होता है। तो इसमें से जो सही है उस विकल्प का हमें चयन करना है। ऑप्शन फर्स्ट केवल कथन एक सही है, ऑप्शन बी दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी केवल दूसरा सही है, ऑप्शन डी दोनों कथन गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दोनों कथन, पहला और दूसरा दोनों ही कथन इसके सही हैं। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि के बारे में दोनों कथन सही हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। जल क्रांति अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? ठीक है, तो इसका आप जब आप नेट पे आंसर ढूंढेंगे तो होगा इसका आंसर 2015-16 में जल क्रांति अभियान शुरू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से राष्ट्रीय युवा नीति का समग्र दूरदर्शी प्रस्ताव कौन सा है? देश के युवाओं को अपनी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम बनाना, युवाओं के द्वारा भारत को राष्ट्र के समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना, चहुमुखी विकास पर बल देना। डी है ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 45। कॉलम ए का कॉलम बी के साथ में मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम इसका मिलान कैसे करेंगे। सबसे पहले है अरवारी पानी संसद, तो ये कहाँ पे शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था राजस्थान में। फिर है हरियाली, हरियाली कहाँ पे शुरू हुआ था? ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नीरू मीरू, ये जो है वो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। और घरों में जल संग्रहण, ये तमिलनाडु में शुरू हुआ था। ठीक है, अब इसके बारे में सही विकल्प हमको चयन करना है, तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कौन सा सही विकल्प है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही विकल्प है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 46। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट सेलम औद्योगिक नगर है, डिगबोई एक परिवहन नगर है, रुड़की एक शैक्षिक नगर है, महू एक छावनी नगर है। ठीक है, तो इसमें से जो इसका गलत आंसर है, यानी कि जो सही सुमेलित नहीं है, वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर बी, जो डिगबोई है ये एक परिवहन नगर नहीं है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है। यहाँ पे भी कथन दिए गए हैं कि भोजन संग्रहण क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं कर सकते। सही है। दूसरा है, कई प्रकार की अच्छी किस्म एवं कम दाम वाली कृत्रिम उत्पादों में उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रह करने वाले समूहों के उत्पाद का स्थान भी इसने ले लिया है। ठीक है, तो दोनों कथन दिए गए हैं। अब हमें सही विकल्प का चयन करना है कि पहला सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या फिर दोनों कथन सही नहीं है। ठीक है, तो जो ऑप्शन सी है इसके दोनों कथन ये सही हैं। ठीक है, दोनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48। आर्थिक भूगोल का निम्न में से कौन सा उपक्षेत्र नहीं है? व्यवहारवादी, उद्योग, कृषि या फिर संसाधन। तो देखिए, कृषि हो गया, उद्योग हो गया और संसाधन हो गया, ये तो कहीं ना कहीं मेल खाते हैं, लेकिन व्यवहारवादी भूगोल ये तो विचारधारा से संबंधित हो गया। ठीक है, तो कौन सा भूगोल उपक्षेत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा आता है सेक्शन नंबर सी, यानी कि खंड गा। अब यहाँ पे क्या है, एक केस स्टडी दी गई है। ठीक है, स्रोत दिया गया है, तो इस स्रोत को आप वीडियो को पॉज करके पढ़िए, क्योंकि जो आंसर है
जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको इसी में से देने हैं और बहुत ही इजी इसके प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि किसी देश का वास्तविक धन क्या कहलाता है, ठीक है, तो उस देश के निवासी कहलाते हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से किससे देश की पहचान होती है, देश के धन से, नदियों से, लोगों से या संसाधनों से। तो देश की पहचान देश के लोगों से होती है, सिंपल सा आंसर है इसका ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है विश्व की जनसंख्या का रूप वितरित है, तो वो किस तरह से वितरित है, असमान रूप से वितरित है, बहुत इजी सा आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप के बारे में जॉर्ज वी क्रेसी के द्वारा, मतलब जॉर्ज वी क्रेसी ने टिप्पणी की है, तो एशिया महाद्वीप के बारे में इन्होंने टिप्पणी की है। जब आप इसको पढ़ेंगे ना, ये जो स्रोत दिया हुआ है, तो इसमें सभी आंसर आपको मिल जाएंगे, सारे आंसर एक एक लाइन में मिल जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से आगे आते हैं, अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इस टेबल के आधार पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको टेबल को, वीडियो को पॉज करके ध्यान से पढ़िए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा टेबल क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है अंतरराज्यीय प्रवास में पुरुषों का प्रवास किस धारा में सर्वाधिक है, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण, नगरीय से नगरीय या फिर ग्रामीण से ग्रामीण। तो अंतरराज्यीय प्रवास में जो पुरुषों का प्रवास है वो ग्रामीण से नगरीय धारा में सर्वाधिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है अंतरराज्यीय प्रवास में स्त्रियों का प्रवास किस धारा में सर्वाधिक है। आपके ऑप्शन है ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण, नगरीय से नगरीय या फिर ग्रामीण से ग्रामीण। तो जो अंतरराज्यीय प्रवास में स्त्रियों का जो प्रवास है वो ग्रामीण से ग्रामीण में ज़्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रवास की धारा नहीं है। तो इसकी जो प्रवास की धारा नहीं है वो है एक देश से दूसरे देश में जाना, ये प्रवास की धारा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 भारत में पुरुषों के अंतर्राज्यीय प्रवास का निम्न में से मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण क्या होता है, रोजगार यानी कि व्यवसाय या फिर काम के लीजिए। तो भारत में पुरुषों के अंतर्राज्यीय प्रवास का जो मुख्य कारण है वो क्या है, काम और रोजगार, ठीक है। अगला देखिए, अब जो प्रश्न है वो इस टेबल के आधार पर पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न हैं और चारों के चारों प्रश्न जो हैं वो आंकड़े आधारित प्रश्न है, बहुत ही इजी से प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है 20,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों की कुल संख्या जो है वो कितनी है, ठीक है। 29, 39, 52, 38, 56, 38, 44 या फिर 37, 64। तो इसका सही आंसर है 38, 56। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे, 20,000 से कम बोला गया है, जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल सा है। फिर है किस जनसंख्या आकार में नगरों की जो संख्या है वो सबसे कम है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 5,000 से कम, क्योंकि जब आप यहाँ पे देखेंगे 5,000 से कम में जो शहरों की संख्या है वो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी है, 424, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है 59 वर्ग 1 के नगरों में कुल नगरीय जो जनसंख्या है इसका प्रतिशत कितना है। तो इसका प्रतिशत है 60.45। वर्ग 1 बोला गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्ग 1 ये है। अभी वर्ग 4 के बारे में पूछा जाएगा तो वो होगा 8.45, ठीक है। तो देख लेते हैं वर्ग 4 के बारे में पूछा जा रहा है, वर्ग 4 के नगरों में कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो वो है 8.45, ये मैंने आपको भी बता ही दिया था, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो आपके 15 से 20 प्रश्न तो ऐसे हैं जो कि आपको फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमारा आज का ये लाइव सेशन, आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आपके जो अभी MCQ जो क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं, एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके अगले सब्जेक्ट अभी इंग्लिश का आने वाला है, उसका भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलें अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।
जय हिंद, वंदे मातरम।